हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही बेसिक है ग्रामर के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, जो कि है प्रोनाउन। तो देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो शुरू के हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये ज़्यादा इन पे फोकस होता है हमारा व्हेनेवर वी ट्राई टू टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच या वी डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखें कि ये जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी, जैसा कि टॉपिक है व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, टाइप्स विद एग्जांपल्स। तो ये टाइप्स भी हम करेंगे और साथ एग्जांपल्स भी इनकी देखेंगे। तो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। फिर एंटीसीडेंट्स, प्रोनाउंस एज एंटीसीडेंट्स है, वो हम करेंगे आगे जाके डिस्कस कि क्या चीज़ें होती हैं जी, ये क्या इंसिडेंट है, एंटीसीडेंट का मतलब क्या है और ये क्या होता है बेसिकली। रिलेटिव प्रोनाउंस, हु वर्सेस whom, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, indefinite pronouns, reflexive pronouns, intensive pronouns, possessive pronouns, reciprocal pronouns, distributive pronouns, interrogative pronouns, pronoun examples, pronouns and gender identity, gender neutral and gender inclusive pronouns। तो देखिए कुछ जो मैंने प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे कोशिश की है कि आपको बताऊं। अब देखें जो मैं पढ़ रहा हूँ जिस तरह, आपने वो भी फोकस करना उस पर कि क्या ये इसी तरह प्रोनाउंस होता है या नहीं। जिस तरह एक दो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा, इसको डीमोन्स्ट्रेटिव भी पढ़ते हैं, लेकिन जी क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो इंटेरोगेटिव पढ़ा जाता है, लेकिन ये क्या है इंट्रोगेटिव। तो ये साथ साथ आपने इस पर भी फोकस करना है कि किस तरह मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम एन इंग्लिश टीचर और ये मैंने जो है वो बाकायदा स्टडी किया हुआ है इसको, फोनेटिक्स को, इंग्लिश फोनेटिक्स और फोनोलॉजी को। अगर आपने भी स्टडी किया हुआ है तो आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह हमें प्रोनाउंस करने हैं डिफरेंट वर्ड्स, या इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होता बल्कि प्रोनाउंसिएशन। सो आई डिस्कस ऑल ऑफ दीज डिफरेंट वर्ड्स एज आई मूव ऑन, ठीक है। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे बात करेंगे, तो चलें लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स डायरेक्टली गो टू द टॉपिक, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे आगे पर्सनल प्रोनाउंस की तरफ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जी। Pronouns are the words you substitute for other nouns when your reader or listener already knows which nouns you're referring to। तो देखिए प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं, आपको पता भी होगा इसके बारे में, अक्सर को आप में से अंदाज़ा होगा कि प्रोनाउंस हम तब इस्तेमाल करते हैं। मैं जस्ट कोशिश करूँगा कि इनको पढ़ के इन सेंटेंसेस को और इनका जो खुलासा है, जो समरी है, अपने अल्फाज में आपको बताऊँ, ताकि आपके लिए ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ना हो, बल्कि आपको समझ आए कि इसमें से हमने सीखा क्या या हमारे लिए है क्या। तो प्रोनाउंस आपको पता है कि वो वर्ड्स हैं जो नाउंस की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, जो लिसनर को या रीडर को, अगर बोल रहे हैं हम तो फिर लिसनर होगा सामने हमारे, और अगर हम जो है वो लिख रहे हैं तो हमारे सामने पढ़ने वाला होगा। तो दोनों सूरतों में पढ़ने वाला या जो पढ़ने वाला है यस, और या जो सुनने वाला है, वो दोनों ये जानते होंगे कि किस बारे में बात हो रही है, किस नाउन, चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो फिर उस हवाले से जब आप दोबारा उसके बारे में बात करेंगे, उसके नाम की जगह एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो वो लफ्ज़ क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। और मैं वैसे आपको साथ बता दूं कि प्रोनाउंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब रेपिटिशन हम चाहते हैं कि ना हो। देखिए अब एक ही नाउन बार बार रिपीट हो रहा है सेंटेंसेस में, आप फॉर एग्जांपल किसी के बारे में भी बात करें, तो आप जब नाउन का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होती है, रेपिटिशन होती है, उससे बोर्डम क्रिएट होता है, मोनोटनस लगता है वो सारा कुछ। तो उससे बचने के लिए हम करते हैं। दूसरा क्या है, व्हेन द रीडर और लिसनर ऑलरेडी नोज अबाउट द सब्जेक्ट या अबाउट द नाउन, तो आप फिर क्या करते हैं, उसके बारे में दोबारा बात करने के लिए हम कह देते हैं कि हम जो है वो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ही शी का इस्तेमाल करते हैं। पहली दफ़ा हम नाम का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह अली कह दिया, अहमद कह दिया या आयशा कह दिया, और दूसरी दफ़ा जब हम कहेंगे तो फिर ही और शी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप इनसे अक्सर को इसका अंदाज़ा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल यू माइट से आई हैव अ डॉग, ही इज़ ब्राउन एंड वाइट। There is no need to clarify that you are describing your dog in the second sentence because you already mentioned him in the first। तो देखिए शुरू में क्या है, I have a dog, dog क्या है, नाउन, लेकिन he is brown and white अब he यूज़ किया यहाँ पे आपने। he जो है, he apostrophe s, ये he has या he is की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे ये किस उसमें है, किस फॉर्म में है, he is brown and white,
या ही इज़ ब्राउन एंड वाइट पढ़ सकते हैं इसको। तो देखें कि दूसरी दफ़ा जब हमने दूसरा सेंटेंस बनाया है और उसमें हमने उसकी तरफ इशारा किया, डॉग की तरफ, सो वी यूज्ड ही इंस्टेड ऑफ डॉग। देयर इज़ नो नीड टू क्लैरिफाई। अब ये ज़रूरत नहीं है बताने की, ये वाज़ेह करने की कि आपने क्यों जो है वो उसके बारे में, डॉग के बारे में आप बात करें, ये आपको वाज़ेह करने की ज़रूरत नहीं है या वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज द रीडर और द लिसनर ऑलरेडी नोज़ कि जी आपने पहले सेंटेंस में जिसकी बात की है उसी की आप दूसरे सेंटेंस में बात करें। बट फॉलोइंग अप आई हैव अ डॉग विद ब्राउन एंड वाइट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। लेकिन फिर आपने उस प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है दूसरे सेंटेंस में, नाउन की जगह किसी न किसी वर्ड का आपने इस्तेमाल करना है। आप सिर्फ ब्राउन एंड वाइट कह के और उसके बारे में बात नहीं कर सकते, डॉग के बारे में जिसके बारे में आपने पहले बात की है कि मेरे पास एक कुत्ता है और उसका रंग जो है वो भूरा और सफ़ेद है या ब्राउन एंड वाइट है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सो विद द प्रोनाउन ही इज़ यू टर्न द फ्रेज ब्राउन एंड वाइट इनटू फुल सेंटेंस। ही इज़ ब्राउन एंड वाइट, तो ही लगा के आप बेसिकली जो ही है वो सिर्फ प्रोनाउन है, ठीक है। और ही जब आप लगाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो पूरा सेंटेंस बनता है, उसके बगैर वो सेंटेंस अधूरा है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है। Pronouns do a whole lot more than turn phrases into sentences. They provide context, make your sentences meanings clearer, and shape how we perceive people and things. तो देखिए प्रोनाउंस न सिर्फ ये करते हैं कि फ्रेजेस को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, बल्कि इसके अलावा ये कॉन्टेक्स्ट भी हमें फ्राहम करते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट भी देते हैं कि जी किस सिचुएशन में बात हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा वो आपके सेंटेंसेस के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनके मानी या मीनिंग्स में मज़ीद वजाहत लेके आते हैं, ठीक है, वो वाज़ेह करते हैं उसको मज़ीद कि क्या बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है। एंड शेप हाउ वी परसीव पीपल एंड थिंग्स। और फिर देखें लैंग्वेज शेप कर रही होती है हमारे आइडियाज़ को, थॉट्स को। तो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है हमारे सामने, चाहे कोई बोल रहा हो या हमारे सामने कुछ लिखा हुआ पड़ा हो जो हम पढ़ रहे हों, तो दोनों सूरतों में हमारे जो माइंड है वो उस तरह सोचते हैं जिस तरह वो अल्फाज का इस्तेमाल होता है। तो ये शेप कर रहे होते हैं प्रोनाउंस भी, इसी तरह वो शक्ल दे रहे होते हैं जिस तरह से लोग उसको जो है वो लेंगे या उसके मतलब उसका मतलब समझेंगे या निकालेंगे। There's a lot to understand about pronouns, and even if you already understand a lot of it subliminally, listening to a comprehensive guide to pronouns' uses and purposes, complete with examples, can strengthen your grasp of English grammar and make you a stronger writer. तो देखें कि अगर आप जो है वो पहले से, अब देखें बहुत सारा ऐसा जो है वो मवाद है या इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है जो आपको प्रोनाउंस के बारे में जाननी चाहिए या हैं। और अगर आप पहले से ही बहुत कुछ जानते भी हैं प्रोनाउंस के बारे में, तो अगर एक तफसीली जो गाइड है प्रोनाउंस के हवाले से, उसके इस्तेमाल के हवाले से, उसके मकासद के हवाले से, अगर आप वो देखेंगे तो आपको जो है वो ग्रास्प भी होगी, इंग्लिश ग्रामर पे आपका अबूर भी हासिल होगा और आप एक अच्छे या एक मजबूत जो है लिखारी भी बन पाएंगे या राइटर भी बन पाएंगे। तो देखें कि कितना इम्पोर्टेंट है इन छोटे छोटे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या छोटी छोटी क्लासेस हैं वर्ड्स की, या बड़ी क्लासेस हैं ये काफ़ी, लेकिन सिंपल क्लासेस हैं, तो इनको समझना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप इनको समझते हैं, अच्छे से आप जानते हैं, तो आपका जो अबूर है लैंग्वेज पे, ज़ुबान पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको आसानी होती है मुख्तलिफ़ अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक ही बात को अदा करते हुए या एक्सप्रेस करते हुए, ठीक है। तो ये मेन मकसद होता है लैंग्वेज सीखने का। What is a pronoun? Pronouns are short words we swap in for other nouns to make our writing and speech faster and more varied. तो देखिए कि प्रोनाउंस के दो मकसद क्या हैं, ये हैं क्या बेसिकली शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है, छोटे अल्फाज हैं दैट वी स्वैप इन। स्वैप का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज करते हैं हम, नाउंस की जगह हम क्या करते हैं, इनको एक्सचेंज करते हैं, नाउंस की जगह हम लेके आते हैं टू मेक आवर राइटिंग एंड स्पीच फास्टर एंड मोर वेरिड। अब देखिए नाम लंबे भी होते हैं, अब ही अगर आयशा है तो उसकी जगह शी अगर लगा दिया, या बिलाल है उसकी जगह ही लगा दिया, तो ही दो सिर्फ लेटर्स हैं, एच और ई, लेकिन बिलाल के देखें कि 5 वो हैं लेटर्स हैं। इसी तरह आयशा के अगर आप देखें तो कितने हैं, 6 हैं, AYESHA। तो ये आपने देखना है कि ये हमें चूँकि शॉर्ट उस पर होते हैं, शॉर्ट क्या कहते हैं वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं प्रोनाउंस बेसिकली आमतौर पे, तो इस वजह से हमारी स्पीच क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है और मोर वेरिड हो जाती है। मतलब कि हम एक ही नाउन को बार बार नहीं बोल रहे होते, जिस तरह मैंने कहा रेपिटेटिव नहीं हम साउंड करते, मोनोटनस साउंड नहीं करते, बल्कि हमारे क्या होते हैं वेरिएशन होती है उसमें थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं कि उसमें
मोनोटनी नहीं क्रिएट होती, उसमें बोर्डम नहीं क्रिएट होता, बल्कि हम चेंज को लेके आते हैं उसमें। देयर वर्ड्स लाइक दे, आई, यू, हु, देमसेल्व्स, ईच अदर, ये सारी उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। Pronouns make up a small subcategory of nouns. The distinguishing characteristic of pronouns is that they can be substituted for other nouns. For instance, if you're telling a story about your sister Sarah, the story will begin to sound repetitive if you keep repeating Sarah over and over again. For example, Sarah has always loved fashion. Sarah announced that Sarah wants to go to fashion school. अब देखें ये वही बात जो मैंने पीछे आपको बताई, लेकिन अब एग्जाम्पल साथ है। तो देखें कि प्रोनाउंस जो है वो एक स्मॉल सब कैटेगरी बनाते हैं नाउंस की। क्यों? क्योंकि नाउंस की जगह ये इस्तेमाल होते हैं। ये जो डिस्टिंग्विशिंग इनके बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो खूबी है इनकी, या जो बात है इनकी, वो क्या है कि ये दूसरे नाउंस की जगह यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, अब फॉर एग्जांपल क्या है जी, अगर आप अपने जो है वो सिस्टर सारा के बारे में एक कहानी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, तो वो फिर कहानी जो है वो क्या होगी, वो रेपिटेटिव साउंड करेगी, मोनोटनस साउंड करेगी, ठीक है। उससे बोर्डम क्रिएट होगा, बोरियत होगी अगर आप बार बार सारा का नाम लेते रहेंगे बजाय प्रोनाउंस का इस्तेमाल करने के। तो देखें कि अगर आपने पहली दफ़ा, जिस तरह आप ये एग्जांपल है, सारा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन, सारा अनाउंस्ड दैट सारा वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल, तो इसमें सारा 3 दफ़ा है। अब इसके बजाय ये होना चाहिए कि पहली दफ़ा सारा हो, दूसरी दफ़ा हो, तीसरी दफ़ा प्रोनाउंस का इस्तेमाल हो। तो देखें, अब यू कुड ट्राई टू मिक्स इट अप बाई समटाइम्स रेफरिंग टू सारा एज माई सिस्टर, बट देन इट साउंड्स लाइक यू आर रेफरिंग टू टू डिफरेंट पीपल। माई सिस्टर भी अगर आप कहेंगे तो तब भी क्या होगा कि उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि सारा और माई सिस्टर एक ही शख्स या एक ही पर्सन की बात हो रही है या नहीं हो रही, दो अलग अलग लोग हैं। तो इसका भी आपने ख्याल करना और आपने प्रोनाउंस का इस्तेमाल इसी वजह से यहाँ पे करना है। सारा हैज़ ऑलवेज लव फैशन, माई सिस्टर अनाउंस दैट सारा वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। अब ये उसकी एग्जांपल है कि इसमें भी क्या होगी, कन्फ्यूजन होगी। तो आप कैसे कह सकते हैं, इंस्टेड यू कैन यूज द प्रोनाउंस शी एंड हर टू रेफर टू सारा। सारा हैज़ ऑलवेज लव फैशन, शी अनाउंस दैट शी वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। यहाँ पे देखें फिर क्या है कि दूसरी और तीसरी दफ़ा, पहली दफ़ा आपने नाउन का इस्तेमाल किया, अब जब दूसरी और तीसरी दफ़ा आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, सो द रीडर और द लिसनर ऑलरेडी नोज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और जब आप नाउन का एक दफ़ा इस्तेमाल कर देते हैं तो दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा आपको उस नाउन का दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, उसकी जगह प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे शी और शी 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ, इसी तरह हर भी यूज़ हो सकता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर। अच्छा, प्रोनाउंस कैन रिप्लेस बोथ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स. Certain pronouns have specific rules about when they can be used, such as how it should never be used to refer to a human being. We explain all of the different types and their associated rules below. तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी, लेकिन देखें कि बात ऊपर क्या हुई है कि प्रोनाउंस कैन रिप्लेस बोथ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। अब कॉमन नाउन्स भी होते हैं, प्रॉपर नाउन्स भी होते हैं। नाउन्स की 2 टाइप्स हैं मेन, कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। अब देखें कि प्रोनाउंस चूँकि नाउन्स के लिए हमने कहा कि उनको रिप्लेस करते हैं, या वी कैन स्वैप इन प्रोनाउंस फॉर अदर नाउन्स। तो नाउन्स जो है वो प्रॉपर भी हो सकते हैं, कॉमन भी हो सकते हैं। अब कुछ जो प्रोनाउंस हैं उनके स्पेसिफिक रूल्स हैं, ठीक है, कि कहाँ पे वो इस्तेमाल हो सकते हैं और कैसे वो इस्तेमाल हो सकते हैं और कैसे वो कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो वो हम सारी डिफरेंट टाइप्स और उसके जो भी रूल्स हैं वो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स आगे जो है वो मूव ऑन, लेट्स गो अहेड। अब पर्सनल प्रोनाउंस, सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था कि वो टाइप वहाँ पे मेंशन थी, वो क्या थी, पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में अब पढ़ते हैं जी। व्हेन यू थिंक ऑफ प्रोनाउंस यू मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। सबसे पहले हमारे जहन में क्या आते हैं जब हम प्रोनाउंस का सोचते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट रेफर टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। अब देखिए मैं ग्रुप्स नहीं कह रहा, ग्रुप्स। तो ये आपने प्रोनाउंसिएशन चेक भी करनी है और फिर उसको पक्का भी करना है अपने जहन के अंदर, और इस्तेमाल भी इसी तरह करना है ताकि आपको समझ आए। मेन चीज़ जो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है वो इसका फ़ायदा ये है कि आपको जब नेटिव स्पीकर्स को आप सुनेंगे या पढ़ेंगे, सुनेंगे स्पेशली प्रोनाउंसिएशन में, तो सुनेंगे आप, तो आपको अंदाज़ा होगा, आपको पता होगा कि वो क्या प्रोनाउंस करें, क्या बात करें। तो इसको ग्रुप्स पढ़ना है। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउंस और प्रोनाउंस दैट रेफर टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो ख़ास लोगों और ग्रोहों के लिए या ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस इंक्लूड आई, मी, शी, हर, ही, हिम, दे, देम, वी, अस, यू, एट्सेट्रा। तो ये जो अब ये देखें, ये दो के उसमें जो है जोड़ों में इन्होंने बनाए हैं। आई जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसी तरह शी जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, हर। मतलब अगर सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, कोई काम कर रहा होगा लड़का, तो फिर हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। लेकिन अगर उस पर काम हो रहा होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर हम लगाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाएगा। इसी तरह दे, देम है,
ठीक है, दे सब्जेक्ट प्रोनाउन, देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसी तरह वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट प्रोनाउन है और अस प्लूरल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। यू जो है वो दोनों तरह से यूज़ होता है, ठीक है। हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस इन इटैलिक्स विद द नाउन्स दे आर रेफरिंग टू बोल्डेड। तो यहाँ पे देखें कि पर्सनल प्रोनाउंस की एग्जांपल्स आपको नज़र आएंगी जहाँ पे वो इटैलिक्स में हैं, थोड़े से तिरछे उसमें लिखे हुए हैं फॉन्ट में, और नाउन्स जो हैं वो बोल्ड फॉर्म में या मोटे हरूफ में लिखे हुए हैं। जिस तरह द न्यू स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये क्या है, नाउन है या नाउन फ्रेज है, ठीक है, नाउन हम इसको कंसिडर करेंगे। द न्यू स्टूडेंट विल अराइव टुडे, दे विल नीड अ सीटिंग असाइनमेंट एंड अ नेम टैग। तो देखिए कि द न्यू स्टूडेंट के बारे में जब आगे यहाँ पे होना चाहिए द न्यू स्टूडेंट्स, लेकिन वो भी एक केस है कि जहाँ पे दे सिंगुलर के तौर पे यूज़ होता है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर के तौर पे यूज़ हुआ है, ये तब भी ठीक है, लेकिन मैं आपको आसानी के लिए बता दूँ कि इसको होना चाहिए द न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है ठीक है फिर भी ये, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि वो स्टूडेंट मेल है या फीमेल है, तो इस वजह से हम दे लगाते हैं। लेकिन चलें यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं द न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, द न्यू स्टूडेंट्स विल अराइव टुडे। तो द न्यू स्टूडेंट्स अगर हम करते हैं प्लूरल नाउन के लिए, फिर दूसरी दफ़ा हम जब उसके बारे में बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। दे विल नीड सीटिंग असाइनमेंट एंड अ नेम टैग। तो दे जो है यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, किसके लिए यूज़ हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन है, और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है, और ये किसके लिए यूज़ हुआ है, द न्यू स्टूडेंट्स। तो मैंने एस भी यहाँ पे ऐड किया है आपकी आसानी के लिए, लेकिन ये भी आपको बता दूँ कि दे सिंगुलर के लिए, अब ये बहुत नई चीज़ है आपके लिए, अक्सर के लिए आप में से, कि दे प्लूरल के तौर पे भी यूज़ होता है एज प्लूरल प्रोनाउन, और सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होता है। माई फैमिली लव्स nachos, वी मेक them every Friday for movie tonight। तो nachos जो है वो एक डिश है जी, ये आप मज़ीद इसके बारे में जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, बट मेन टॉपिक इज़ नॉट अबाउट nachos। तो हमने कोशिश करनी है कि उस पर हम स्टिक करें अपने टॉपिक से, ठीक है, और उसी के बारे में बात करें। माई फैमिली जो है यहाँ पे क्या है, नाउन है। वी मेक दैम एवरी फ्राइडे फॉर मूवी नाइट। तो देखें कि यहाँ पे क्या चीज़ है, माई फैमिली। अब माई फैमिली के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है, वी। माई फैमिली है तो हम लोग हैं ना उस फैमिली में, तो वी हमने इस्तेमाल की दूसरी दफ़ा जब हमने उसके बारे में बात की, तो दैट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन। इन द सेकेंड एग्जाम्पल सेंटेंस नोटिस दैट nachos a noun and them a pronoun aren't emphasized. That's because in this sentence them isn't a personal pronoun because it isn't replacing a proper noun but rather we is। तो देखें कि दूसरी जो एग्जाम्पल है इसमें nachos नाउन और them जो प्रोनाउन है उन पे एम्फोसिस नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में जो them है वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो एक प्रॉपर नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन जो वी है वो प्रॉपर नाउन को रिप्लेस कर रहा है, माई फैमिली हम कह रहे हैं, ठीक है। तो देखें कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो है वो हम प्रोनाउंस को यूज़ करें और कौन सा प्रोनाउन किसकी जगह पे आ रहा है, तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है व्हेनेवर यू टॉक अबाउट प्रोनाउंस, सही है। एंटीसीडेंट्स, अब एंटीसीडेंट्स का वैसे मैं आपको मतलब बताऊं कि एंटीसीडेंट्स का मतलब है पहले आने वाला। Remember how we mentioned that in order to use a pronoun you need to introduce the noun first. That noun has a name, an antecedent. तो जब भी आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे उस प्रोनाउन को जिस नाउन के लिए आप इस्तेमाल करें, देखिए ना पहले आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी दफ़ा जब उसके बारे में बात करते हैं उसी नाउन के बारे में तो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, तीसरी दफ़ा भी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, तो आगे जितनी दफ़ा भी हो ताकि मोनोटनस ना हो, वो रेपिटेटिव ना हो। नाम कुछ लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि उससे बोरियत क्रिएट होती है, रेपिटेटिव हो जाता है, सारा कुछ मोनोटनस हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो एंटीसीडेंट क्या चीज़ है, एंटीसीडेंट उस नाउन को कहेंगे, प्रोनाउन को नहीं, उस नाउन को जिसके लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो नाउन पहले आता है तो इस वजह से उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, और उसके बाद फिर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एंटीसीडेंट्स आर नेसेसरी बिकॉज प्रोनाउंस आर वर्सटाइल। Think about it. It can refer to, think about it. It can refer to a bike, a tree, a car, or a city. And he just used it to refer to something else entirely. Pronouns versatility. Take a look at these examples to see how antecedents and pronouns work together. तो देखें कि antecedents जो हैं वो इस वजह से ज़रूरी हैं क्योंकि pronouns जो हैं वो change होते हैं, versatile हैं, काफ़ी किस्मों के हैं। इसके बारे में सोचें। अब इसके बारे में जब हमने कहा तो देखें कि इस जो है या इट जो है
वो क्या है, वो प्रोनाउन है। अब इट जो है वो रेफर कर सकता है, इशारा कर सकता है या यूज़ हो सकता है किसके लिए, बाइक के लिए, ट्री के लिए, कार के लिए, सिटी के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे किस लिए यूज़ किया है, प्रोनाउंस वर्सटैलिटी के बारे में बात करने के लिए। जिस तरह है ना, प्रोनाउंस आर वर्सटाइल, थिंक अबाउट इट। तो इट हम किसको कह रहे हैं कि प्रोनाउंस आर वर्सटाइल, इस आइडिया के बारे में सोचें। तो प्रोनाउंस वर्सटैलिटी के बारे में सोचने के लिए हमने इट का इस्तेमाल किया है दोबारा, जब हमने उसकी बात की है, ठीक है, कि उसके बारे में सोचें। तो किसके बारे में, प्रोनाउंस की वर्सटैलिटी के बारे में। अब देखें कि इट यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो कितनी डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो हम इस वजह से एंटीसीडेंट का इस्तेमाल करते हैं, या हमने नाउन को नाम देना होता है ताकि हमें ये पता हो कि हम किसके बारे में बात करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे दूसरी या तीसरी दफ़ा। अब इन एग्जांपल्स को देखें और देखें कि कैसे एंटीसीडेंट्स और प्रोनाउंस एक दूसरे के साथ काम करते हैं। माई फैमिली टेस्ट्स माई पेशेंस बट आई लव दम। अब देखें, माई फैमिली टेस्ट्स माई पेशेंस। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि एंटीसीडेंट क्या है, नाउन कौन सा है जिसके बारे में हमने दूसरी बार जब बात करनी है, तो या आगे जब बात करनी है कि सेंटेंस के अंदर होगा वो, तो कैसे हमने फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। तो देखिए, माई फैमिली की बात हो रही है कि माई फैमिली इसमें सब्जेक्ट है, और उसी के बारे में या नाउन की जगह यूज़ हुआ, और उसी की जगह हम फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे माई फैमिली टेस्ट माई पेशेंस, माई फैमिली जो है उसके लिए फिर मैं क्या यूज़ करूँगा बाद में, दैम। इसी तरह द साइन वॉज टू फार अवे फॉर जॉर्ज टू रीड इट। तो यहाँ पे द साइन जो है ये क्या है, ये नाउन है, और इट जो आखिर में लगा हुआ है वो इसकी तरफ रेफर कर रहा है, और इस वजह से ये इट जो है वो प्रोनाउन है और द साइन एंटीसीडेंट है। ऊपर जो है माई फैमिली एंटीसीडेंट है। डेनिटा सेड शी इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड विद द एप्लीकेशन। तो डेनिटा जो है वो क्या है, नाउन है, और शी हमने उसके साथ प्रोनाउन इस्तेमाल किया। अब ऐसे भी कह सकते हैं, डेनिटा सेड दैट डेनिटा इज़ ऑलमोस्ट फिनिश विद द एप्लीकेशन, लेकिन वो क्या होगा, दो दफ़ा डेनिटा आ जाएगा, बीच में सिर्फ सेड दैट होगा, ये सेड होगा। तो ये चीज़ हमने देखनी है कि ये रेपिटेटिव ना हो, मोनोटनस ना हो। अगेन एंड अगेन मैं ये बात कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये अच्छे से बैठ जाए कि रेपिटेटिव ना हो या मोनोटनस ना हो हमारा सेंटेंस या सेंटेंसेस। इस वजह से, या हमारी स्पीच, इस वजह से हम जो है वो प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। Antecedents aren't necessary when the reader or listener knows who or what you are discussing. तो antecedents की ज़रूरत तब नहीं होती जब सुनने वाला या पढ़ने वाला ये जानता हो कि किस बारे में आप बात करें, सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है। Generally you don't need an antecedent for pronouns like I, you, we, are and me. जनरली जो है आमतौर पे antecedents की ज़रूरत नहीं होती, खसूसन इन प्रोनाउंस के लिए, जैसे I, you, we, are and me, इनके लिए, ठीक है। बट बिकॉज देर आर नो एब्सोल्यूट्स इन ग्रामर। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है वैसे भी, जनरली भी, कि परफेक्ट जो होता है ना वो कोई चीज़ नहीं होती। हर रूल जो है वो उसमें भी एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। और इसी तरह ग्रामर में भी जो है वो एब्सोल्यूट्स नहीं होते या परफेक्शन नहीं होती, बल्कि इसमें भी क्या होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। कुछ रूल्स कहीं पे लागू नहीं होते। जनरली हम कह देते हैं कि ये रूल है ग्रामर में इस तरह रूल है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस उससे बाहर होते हैं, कुछ वर्ड्स उससे बाहर होते हैं उस रूल से, और वो स्टिल लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, ठीक है। समटाइम्स यू डू नीड एन एंटीसीडेंट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। कभी कभार फिर भी मतलब आपको इन प्रोनाउंस का, ये जो ऊपर जिनका जिक्र किया गया, इनका इस्तेमाल करते हुए भी एंटीसीडेंट की ज़रूरत पड़ती है। लाइक व्हेन यू आर गिविंग अ स्पीच वेयर यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर क्रेडेंशियल्स बिफोर डिस्कसिंग योर अचीवमेंट्स। तो देखें, कहीं कहीं पे आपको जो है वो इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। वाई? बिकॉज आप एक स्पीच दे रहे होते हैं और वहाँ पे आपने अपने आप को, बेशक लोग जानते भी हों आपके सामने जो बैठे हुए हैं, फिर भी आपने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करना होता है, आपने अपना तारुफ देना होता है और अपने क्रेडेंशियल्स बताने होते हैं कि मैंने ये चीज़ें अचीव की हुई हैं। तो फिर देखें कि वो उसके बाद आप फिर अपने अचीवमेंट्स पे आते हैं, मेन चीज़ों पे आते हैं, लेकिन आप अपने क्रेडेंशियल्स, अपने बारे में मालूमात, अपना बायोडाटा सारा कुछ बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखें कि कितनी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे ये सिचुएशन चेंज हो जाती है। इवन दो the audience may know about you and your credentials and achievements, but still you use those pronouns to talk about yourself, और फिर आप अपना जो है वो इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। अब देखें, इंटरव्यू में भी इसी तरह होता है कि आपके बारे में उसको पता होता है काफ़ी सारी चीज़ों का, आपका नाम भी उधर होता है, तस्वीर भी लगी होती है, एजुकेशन भी उसके सामने पड़ी होती है, कोई जॉब इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, तो उसमें देखें कि उसको पता होती है सारी चीज़ें, बट स्टिल ही आस्क्स यू। वाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिसन टू यू, कि आप किस तरह उसको बताते हैं। तो ये चीज़ें फिर भी होती हैं कि वहाँ पे इस्तेमाल
होता है इसका, इवन दो द लिसनर ऑलरेडी नोज या रीडर ऑलरेडी नोज, ठीक है, अबाउट यू या अबाउट द सब्जेक्ट. अच्छा, there are also circumstances where you might not introduce the noun first and instead reveal it after using only pronouns to refer to your subject. You might do this for dramatic or poetic effect in a piece of creative writing. अब देखें एक्सेप्शन एक और आ गई. अब ये भी हो सकता है कि आप जो है वो पहले प्रोनाउंस का इस्तेमाल करें और फिर नाउन्स का इस्तेमाल करें, लेकिन ये आमतौर पे नहीं होता. ये पोएटिक या उसमें होगा राइटिंग में, या ड्रामेटिक जब आप लिख रहे हैं कुछ, या ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं. तो ये चीज़ आपकी ध्यान में होनी चाहिए, जिस तरह नॉवेल्स में होता है, जिस तरह पोइट्री में होता है कि उसमें रूल्स का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता, क्रिएटिव राइटिंग में स्पेशली, कि उसमें रूल्स का ख्याल कम से कम रखा जाता है. ये फॉर्मल राइटिंग, ये एकेडमिक राइटिंग की चीज़ें हैं कि वहाँ पर आपने ये ख्याल रखना होता है कि नाउन का इस्तेमाल पहले होगा, उसके बाद प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, ठीक है. तो ये चीज़ें देखें, अगेन वही बात कि रूल्स की एक्सेप्शंस होती हैं. रूल्स हर जगह वही अप्लाई नहीं होते, हर रूल की एक्सेप्शंस होती हैं कि जहाँ पे वो रूल तोड़ा जाता है या तोड़ा जा सकता है. तो पोइट्री में आप देखते हैं कि बहुत सारी इस तरह के रूल्स हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिनका ख्याल नहीं रखा जाता, और उसी वजह से वो पोइट्री या वो पोम जो है या वो ड्रामा जो है या ड्रामेटिक इफेक्ट जो हम क्रिएट करना चाहते हैं वो अपना इफेक्ट दिखाता है और वो फिर असर करता है, या वो बात जो है वो दिल तक पहुंचती है. तो देखें कि ये एक्सेप्शंस रहेंगी और इसी तरह लैंग्वेज खूबसूरत दिखेगी, ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउंस. अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस आर अनदर क्लास ऑफ प्रोनाउंस. दे कनेक्ट रिलेटिव क्लॉजेज टू इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब रिलेटिव क्लॉजेज कौन से होते हैं जी? जिस तरह मैं कहता हूँ द शर्ट दैट आई गेव यू लास्ट टाइम वॉज ब्लू इन कलर, इस तरह कह लें. तो देखें दैट आई गेव यू, दैट से शुरू होता है ये. तो ये इस तरह के मतलब वो होते हैं कि आप जो है वो क्या करते हैं कि ये वो टुकड़े होते हैं सेंटेंसेस के कि जो इस तरह के वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है. दैट, विच, व्हाट, हु, हुम, ठीक है. नीचे गिवन भी हैं एग्जांपल्स. और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं? जो अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहे होते हैं. और इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, लेकिन क्या होता है कि सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंस, ये भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज तब हम उसको कहेंगे व्हेन इट इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, जब वो पूरे सेंटेंस के तौर पे काम नहीं करा बल्कि उसके साथ कुछ और वर्ड्स भी हैं और वो सेंटेंस का हिस्सा है, तो तब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह देते हैं. लेकिन जब वो पूरा सेंटेंस अगर उसी को वहाँ से निकाल के बाहर रखा जाए, आगे फुल स्टॉप लगाया जाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? पूरा सेंटेंस बन जाता है. तो देखें कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं? रिलेटिव क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ मिलाते हैं. Often they introduce additional information about something mentioned in the sentence. Relative pronouns include these words. तो देखिए इनसे क्या होता है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिस तरह मैंने अभी कहा ना, द शर्ट दैट आई गेव यू लास्ट वीक या लास्ट टाइम. अब देखें या ऑन योर लास्ट बर्थडे, ठीक है, ऑन योर बर्थडे भी कह सकते हैं. तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि वो जो शर्ट जो मैंने आपको आखिरी या पिछली सालगिरह पर दी थी या गिफ्ट की थी, तो वो नीले रंग की थी. अब देखें कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उस शर्ट के बारे में, तो ये रिलेटिव क्लॉज होता है कि उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना. तो ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है रिलेटिव क्लॉज, और वो कौन कौन से होते हैं? दैट, व्हाट, विच, हु, होम. अब आपने अगर जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज या रिलेटिव क्लॉजेज के बारे में मज़ीद जानना है तो मैं फिर इस पर भी वीडियोज़ बनाऊँगा, और आप वैसे भी इसके बारे में देख सकते हैं कहीं से भी कॉन्टेंट, ठीक है. ट्रेडिशनली हु रेफर्स टू पीपल एंड विच एंड दैट रेफर टू एनिमल्स और थिंग्स. तो वैसे आमतौर पे रवायती तौर पे हम क्या करते हैं कि हु जो है वो हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और विच और दैट ये जो प्रोनाउंस हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ये हम यूज़ करते हैं जानवरों और चीज़ों के लिए. हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस एट वर्क. तो देखिए द वुमन हु कॉल्ड अर्लियर डिडंट लीव अ मैसेज. तो द वुमन जो है यहाँ पे, अब देखें मैं वुमेन नहीं कह रहा, वुमन कह रहा हूँ, तो वुमन आपने भी पढ़ना है. द वुमन हु कॉल्ड अर्लियर डिडंट लीव अ मैसेज. तो द वुमन जो है यहाँ पे ये क्या है? ये नाउन है, और इसके साथ फिर हमने जो है रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे ये रिलेटिव आगे शुरू हो जाता है क्लॉज. तो हु कॉल्ड अर्लियर, ठीक है. अब देखें ये ऐसे भी हो सकता है द वुमन डिडंट लीव अ मैसेज, लेकिन द वुमन हु कॉल्ड अर्लियर. अब हु कॉल्ड अर्लियर इसमें क्या है? रिलेटिव क्लॉज है, और ये इसके बारे में मज़ीद बता रहा है कि वुमन कौन सी वाली? हु कॉल्ड अर्लियर, जिसने पहले फ़ोन किया था, जिसने पहले बुलाया था, तो उसने मैसेज नहीं छोड़ा, कुछ पैगाम नहीं छोड़ा.
तो देखें कि हु जो है यहाँ पे वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और वो इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है मज़ीद बताने के लिए वुमन के बारे में कि कौन सी वुमन। तो नाउन के बारे में मज़ीद हमें यहाँ पे बता रहा है रिलेटिव प्रोनाउन। ऑल द डॉग्स दैट गॉट अडॉप्टेड टुडे विल बी लव्ड। तो ऑल द डॉग्स विल बी लव्ड, अब इसका क्या मतलब होगा, सारे जो है वो कुत्तों से प्यार किया जाएगा, उनका ख्याल रखा जाएगा। लेकिन दैट गॉट अडॉप्टेड टुडे, अब दैट से शुरू हो रहा है ये, और ये रिलेटिव क्लॉज है, दैट गॉट अडॉप्टेड टुडे। तो दैट इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट गॉट अडॉप्टेड टुडे रिलेटिव क्लॉज है पूरा। माई कार विच इज़ नियरली 20 years ओल्ड स्टिल रन्स वेल। तो विच का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे थिंग को रेफ़र करने के लिए, थिंग की तरफ रेफ़र करने के लिए जो है कार। तो कार के साथ हु नहीं लगेगा, या दैट भी लग सकता है, लेकिन विच बेटर है। और विच इस्तेमाल किया जाता है कि मेरी गाड़ी जो 20 साल पुरानी है वो अभी भी सही चलती है, ठीक है। तो देखें कि अच्छे से चलती है भी कह सकते हैं। तो देखें कि ये जी रिलेटिव प्रोनाउंस है, और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं बेसिकली, रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव क्लॉजेस सॉरी, ये एक्स्ट्रा हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में, और अगर इनको निकाल भी दिया जाए तो तब भी देखेंगे आपके मतलब वाज़ेह। अब तीनों में देखें, द वुमन वो खातून जो, नीचे ऑल द डॉग्स जो आज अडॉप्ट की गई अपनाए गए उनसे प्यार किया जाएगा या उनका ख्याल रखा जाएगा। माई कार मेरी गाड़ी, जो विच, जो हम तर्जुमा करेंगे कर तो तीनों का जो बनता है, ठीक है। लेकिन वैसे ही क्या है, ये तीनों डिफरेंट वर्ड्स हैं और डिफरेंट सिचुएशंस भी यूज़ होते हैं। तो ये भी आपने साथ याद रखना है कि कौन से प्रोनाउंस कब हमने यूज़ करने हैं। मैं बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इसी वीडियो में सारा कुछ प्रोनाउंस से रिलेटेड आपका एक मेन कॉन्सेप्ट बन जाए और आपको आइडिया हो जाए कि प्रोनाउंस को किस तरह हमने देखना है, कैसे समझना है, और उसके बारे में साथ बाकी कॉन्सेप्ट्स में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ मिलाऊँ जो इंपॉर्टेंट है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब आपने ये करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको जो है वो आपने लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपने फीडबैक देनी है अपनी, ऑनेस्ट फीडबैक मुझे चाहिए। आपने बताना है कि जी ये मुझे समझ आया नहीं आया, अच्छे से समझाया है अच्छे से नहीं समझाया, तब भी आपने मुझे बताना है क्या कमियां हैं, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इस लेक्चर को या इन वीडियोस को, ये भी आपने मुझे बताना है ताकि मैं आने वाली वीडियोस उस तरह की बनाऊँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपने ऑनेस्टी से मुझे फीडबैक देनी है, आपने छुपाना कुछ भी नहीं है। बेशक आपको जो है वो कोई चीज़ अगर बुरी लग रही है तो आपने क्लियरली मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और इसके अलावा अगर पसंद आती है तो आप फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और इस पे जो है वो बेल आइकन पे भी जो है वो उसको क्लिक करें, उसको प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। अच्छा, अब हु वर्सेस होम, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। Knowing when to use who and when to use whom trips a lot of writers up. ये जो है कि कब who हमने इस्तेमाल करना है, ये जो बात है ये जानना है इसके बारे में कि who कब इस्तेमाल करना चाहिए और whom कब इस्तेमाल करना चाहिए। The difference is actually pretty simple. अब pretty मैंने बोला है, इसको pretty नहीं बोलना, तो pretty simple. Who is for the subject of a sentence and whom is for the object of a verb or preposition. Here's a quick example. अब देखें who जो है वो हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस के तौर पे, जब हम कोई डूअर ऑफ एक्शन या किसी के बारे में बात हो रही होगी तो उसके लिए हम हु यूज़ करेंगे। लेकिन होम क्या है, होम जब ऑब्जेक्ट यूज़ होगा वर्ब का या प्रपोजिशन का। अब वर्ब का या प्रपोजिशन का जो है वो ऑब्जेक्ट, उससे क्या मुराद है वो हम आगे चल के एग्जाम्पल्स में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हु सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है और होम ऑब्जेक्ट या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो उनके लिए यूज़ होता है। हु मेल्ड दिस पैकेज, टू whom was this package sent या मेल्ड। तो देखें कि हु जो है वो हमने सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया कि किसने ये पैकेज भेजा। टू whom was this package sent का क्या मतलब है कि किसके लिए ये पैकेज भेजा गया। तो अब देखें कि वो किसके लिए हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, इस वजह से हमने whom यूज़ किया। लेकिन सब्जेक्ट कब है, जब ऊपर वाले सेंटेंस में हु मेल्ड दिस पैकेज, किसने ये किया, डूअर ऑफ एक्शन, सही है। See the difference. Who is a subject pronoun? It's in the simple category as I, he, she, they and we. Whom is an object pronoun which puts it in the same category as me, him, her, them and us. तो ये देखिए कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और सब्जेक्ट प्रोनाउंस का डिफरेंस है कि अगर प्रोनाउन जो है वो काम करने वाला है
तो वहाँ पे हमने यूज़ किया तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, अगर उस पर काम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे जो whom है वो ये शो कर रहा है, WHOM, वो ये शो कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो इस वजह से ये हम इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कंसिडर करेंगे, ठीक है। और ये किसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये वर्ब का भी हो सकता है और प्रपोजिशन का भी हो सकता है। अच्छा, एन ईजी वे टू डिटर्मिन वेदर यू शुड यूज़, डिटरमाइन नहीं कहा मैंने, डिटरमिन, तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है जी। एन ईजी वे टू डिटर्मिन वेदर यू शुड यूज़ हु और whom in a sentence is to answer the sentence's question by substituting another pronoun. With a new pronoun in place, determine if the sentence still makes sense. For example, अब देखें आप क्या कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए, ये डिटरमिन करने के लिए, डिटरमिन का मतलब है फाइंड आउट करना। तो एक आसान तरीका जो है फाइंड आउट करने के लिए कि आपको जो है वो whom यूज़ करना चाहिए या who यूज़ करना चाहिए एक सेंटेंस में, वो क्या है कि आप सेंटेंस के क्वेश्चन को इस तरह करें कि उसमें दूसरा प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट कर दें, दूसरा प्रोनाउन इंसर्ट कर दें और देखें कि क्या वो वहाँ पे काम कर रहा है, क्या उसका जो सेंटेंस है वो फिर भी मानी दे रहा है, मीनिंगफुल है, कंप्लीट सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा। ही मेल्ड दिस पैकेज, द पैकेज वॉज सेंट टू हिम। तो अब यहाँ पे देखें कि ही मेल्ड दिस पैकेज और द पैकेज वॉज सेंट टू हिम। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो एक में जो है वो नीचे वाले में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमने लगा दिए हैं और ऊपर वाले में सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो इस तरह हमें पता चलेगा कि क्या वो जो है वो यूज़ हो सकता है उस तरह या नहीं हो सकता प्रोनाउन। तो सेंटेंस के अंदर हमने इंसर्ट करके देखना है वेदर सर्टेन प्रोनाउन प्लेज द सेम रोल एज इट वॉज प्लेइंग अर्लियर। Figuring out when to use whom can be more difficult than knowing when to use who because it typically comes before the sentence's verb. ये चीज़ जाननी जो है वो मुश्किल होती है कि हमने whom को कब इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा कि हमने who को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि जो है वो ये whom जो है वो पहले आता है सेंटेंस के वर्ब से अक्सर, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। नोटिस हाउ द एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सेंटेंस चेंज्ड मोर ड्रामेटिकली देन द सब्जेक्ट प्रोनाउन सेंटेंस। तो देखें कि जो दूसरा है सेंटेंस ऊपर वाली एग्जांपल्स में, ही मेल्ड दिस पैकेज और द पैकेज वाज सेंट टू हिम, इसमें अगर आप देखें तो इसमें तो हु का इस्तेमाल ही नहीं है। लेकिन ऊपर वाली एग्जांपल्स में देखें हु मेल्ड दिस पैकेज, टू हुम वाज दिस पैकेज सेंट, तो इसमें अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वाला जो है टू हुम वाज दिस पैकेज सेंट, ये ज़्यादा ड्रामेटिक है, ठीक है। और इसमें जो है वो क्या है कि ये वर्ब से पहले हुम लगा है, देखें वॉज वर्ब है और उससे पहले हुम लगा हुआ है। लेकिन ऊपर अगर आप देखें हु मेल्ड दिस पैकेज, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट है और वो भी उससे पहले आया हुआ है। तो ये चीज़ आपने नोटिस करनी है कि कहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोनाउन पहले आता है और कहाँ पे बाद में आता है, कहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे काम कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दैट, दिस, दीज and those are demonstrative pronouns. They take the place of a noun or noun phrase that has already been mentioned or is clear through context either in written or verbal communication. तो that, this, these, ये देखें ये का जो हम इशारा करते हैं ना उर्दू में, ये ज़्यादा चीज़ों के लिए या कम चीज़ों के लिए, एक चीज़ के लिए, जिस तरह दिस कहते हैं आप, ये एक चीज़ या ये एक बात या ये एक शख्स, ठीक है। या इस तरह हम कहते हैं शख्स के लिए तो यूज़ नहीं करते, चीज़ के लिए, एनिमल के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आइडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा अगर होंगे तो फिर दीज, ये काफ़ी सारी चीज़ें अगर उनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, ये कुर्सियाँ, तो दीज चेयर्स हो जाएगा, ठीक है, दिस चेयर, दीज चेयर्स। लेकिन वो जो है वो सिंगुलर और वो प्लूरल, तो वो अगर सिंगुलर है तो दैट होगा और वो अगर प्लूरल है तो वो कुर्सियाँ अगर है तो फिर दोज होगा और वो कुर्सी है अगर तो फिर दैट चेयर, दोज चेयर्स। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि ये जो है वो हम इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये दैट, दिस, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दे टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड, जिसके बारे में पहले बात हो चुकी होती है। अगेन वही बात कि नाउन का पहले इस्तेमाल हो चुका होता है लेकिन उसकी जगह हम दोबारा जब बात करते हैं तो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो लेकिन वो क्लियर होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल पता होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन हो। दिस इज़ यूज फॉर सिंगुलर आइटम्स दैट आर नियर बाय, वही बात, ये जो करीब की चीज़ें हैं सिंगुलर, उसके लिए एक चीज़ है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दिस। दीज इज़ यूज फॉर मल्टीपल आइटम्स दैट आर नियर बाय, मल्टीपल आइटम्स जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो फिर उनके लिए हम
नज़दीक अगर काफ़ी सारी चीज़ें तो उनके लिए दीज यूज़ करते हैं। द डिस्टेंस कैन बी फिजिकल और मेटाफोरिकल, टेक अ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। अब देखिए मेटाफोरिकल भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं कि फिजिकली आपके पास चीज़ एक पड़ी हो, बल्कि वो जो है वो मुहावरतन भी आपने देखा है कि देखना है कि मेटाफोरिकल या मेटाफोरिकली वो कहाँ पे चीज़ें हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि टेक अ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स तो हमारे सामने साथ नहीं पड़ी हुई, लेकिन हम कहते हैं ना कि आपके सामने जो मिसालें हैं उनको देखें। तो नज़दीक उस तरह मतलब है कि आपके जो है, क्योंकि ख्याल उधर होता है, आपका सारा कंसंट्रेशन उधर होती है, तो आपके करीब होती है चीज़, तो इस वजह से उसको कहा जाता है टेक लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। दोज एग्जाम्पल्स नहीं कहा जाता, ठीक है। हियर इज़ अ लेटर विद नो रिटर्न एड्रेस, हु कुड हैव सेंट दिस। तो देखें अब लेटर के लिए क्या यूज़ हुआ है, दिस। अब लेटर क्या है, नाउन, और उसके लिए फिर दूसरी दफ़ा जब हमने बात की है तो फिर हमने दिस का इस्तेमाल किया है। ये किसने भेजा होगा, हु कुड हैव सेंट दिस। व्हाट, क्यों, क्योंकि वो लेटर के ऊपर जो है रिटर्न एड्रेस है ही नहीं, ठीक है, कि किस की तरफ से ये कहाँ पे हमने उसका रिप्लाई देना है। तो हु कुड हैव सेंट दिस, अब इससे ये क्वेश्चन राइज होता है कि किसने भेजा होगा, ये पूछ रहा हुआ, ये पूछ रही है, ठीक है। व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया, दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव हर्ड ऑल डे। अब ये आइडिया की बात हो रही है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है, वो आइडिया है जो उसने सुना, इतना हैरत अंगेज, इतना ग्रेट, इतना अच्छा आइडिया है कि मैंने ये जो है सबसे अच्छी चीज़ जो आज सुनी है वो यही ख्याल सुना है या इसके बारे में सुना है। तो देखें कि ये दिस जो है यहाँ पे रेफ़र कर रहा है फैंटास्टिक आइडिया को। फैंटास्टिक आइडिया जो है वो नाउन है और दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इफ़ यू थिंक गार्डियंस गार्डिना सॉरी गार्डिनियस स्मेल नाइस, ट्राई स्मेलिंग दीज। अब यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है। तो दीज जो है वो यहाँ पे प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन, और दीज रेफ़र करता है करीब की चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे ये ये नाउन जो है वो गार्डिनियास है और इसके लिए प्रोनाउन जो इस्तेमाल किया गया है वो दीज है। अच्छा, and that is used for singular items that are far away, those is used for multiple items that are far away। तो देखिए वही बात कि करीब की अगर दूर की अगर एक चीज़ है तो उसके लिए दैट यूज़ करते हैं, और दूर की अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके लिए उनके लिए हम दोज यूज़ करते हैं। अगेन द डिस्टेंस कैन बी फिजिकल और मेटाफोरिकल। हियर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दीज प्रोनाउंस इन एक्शन। तो देखें अगेन वही हो सकता है कि फिजिकल भी हो सकता है, मेटाफोरिकल भी हो सकता है। डिस्टेंस, अ हाउस लाइक दैट वुड बी अ नाइस प्लेस टू लिव, कि एक उस तरह का हाउस या उस तरह का क्या हो। देखिए इस और उस, ये भी डिफरेंस है। उस के लिए हम दैट यूज़ करते हैं, इसके लिए दिस। तो उस तरह का घर या वो घर जो है वो एक अच्छी जगह है या होगी रहने के लिए। सम न्यू फ्लेवर्स ऑफ सोडा केम इन लास्ट वीक, वाई डोंट यू ट्राई सम ऑफ दोज। तो सम ऑफ दोज, अब यहाँ पे दोज जो है वो उन फ्लेवर्स के लिए यूज़ हुआ है सोडा के जो पिछले हफ्ते आए हैं। दोज अरंट स्वान्स, दे गीज। तो देखें कि दोज अरंट स्वान्स, दूर से देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये स्वान्स नहीं है, ये गीज हैं, ये बगले हैं। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि दैट दूर की एक चीज़ के लिए, दोज दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए, दिस करीब की एक चीज़ के लिए। जब आप बात करेंगे आपके करीब की चीज़ पड़ी होगी तो उसके लिए दिस यूज़ करेंगे। ज़्यादा चीज़ें आपके करीब पड़ी होंगी तो आप उनके लिए बात करने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए दीज इस्तेमाल करेंगे। दूर एक चीज़ पड़ी हुई है तो दैट बोलेंगे, उसके लिए प्रोनाउन जो होगा वो दैट होगा और उसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और अगर दूर ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उनके लिए दोज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, अब इनडेफिनेट नाम से ही जाहिर है कि डेफिनेट नहीं है, वो कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। Indefinite pronouns are used when you need to refer to a person or thing that doesn't need to be specifically identified. Some common indefinite pronouns are one, other, none, some, anybody, everybody and no one. अब इसमें पता नहीं होता कि कौन सा जो है वो नाउन है जिसके लिए ये प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा नाउन है जिसके लिए हम एक सर्टेन प्रोनाउन को चूज़ कर रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह वन, अदर, नन, सम, एनीबडी, इन सब प्रोनाउंस में हमें ये पता नहीं चलता कि एक स्पेसिफिक नाउन है जिसके लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
Here are a few examples of indefinite pronouns in sentences. Everybody was late to work because of the traffic jam. हर कोई जो है, सब जिसे हम कहते हैं, सब लेट हुए, सब लेट थे काम पर या लेट पहुंचे काम पर क्योंकि ट्रैफिक क्या था, जाम था। ट्रैफिक जाम होने की वजह से, ट्रैफिक के जाम होने की वजह से सब लोग लेट पहुंचे काम पे। तो देखें कि ये जो है यहाँ पे एवरीबडी सब के लिए यूज़ हुआ है, कोई ख़ास एक सब्जेक्ट नहीं है, कोई ख़ास हमें पता नहीं है कि कौन सा नाउन है, ठीक है। जनरल है ये, बहुत ज़्यादा इंडेफिनिट है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ख़ास नहीं है। तो इस वजह से इनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। इट मैटर्स मोर टू सम देन अदर्स। तो सम अभी पता नहीं है कि कौन से वाले लोग, किन के लिए ये ज़्यादा मैटर करता है या ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं मानी रखता है। नोबडी नोज़ द ट्रबल आई हैव सीन। नोबडी, कोई भी नहीं जानता वो मुश्किलात या वो मसले जो जिनसे मैं गुजरा हूँ या मैंने देखे हैं। When indefinite pronouns function as subjects of sentence or clause, they usually take singular verbs. तो जब ये सब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं indefinite pronouns, तो ये सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। वो फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम ये पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट में, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब्स आएंगे। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो ये चीज़ है कि इनको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस को, ऑल्दो दे लुक लाइक प्लूरल समटाइम्स। जिस तरह एवरीवन, अब एवरीवन या एवरीबडी जो है इनको सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, वैसे दिखने में क्या है, ये प्लूरल है। तो ये चीज़ यहाँ पे बयान की जा रही है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड इन सेल्फ और सेल्व्स। सेल्फ सिंगुलर के लिए यूज़ होगा और सेल्व्स प्लूरल के लिए। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, themselves. Use a reflexive pronoun when both the subject and object of a verb refer to the same person or thing. Here are a few examples. जब एक ही पर्सन या एक ही थिंग, एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं हम एक ही सेंटेंस के अंदर, तो उसके बारे में दोबारा बात करने के लिए हम हर सेल्फ कहेंगे अगर वो लड़की है, हिम सेल्फ कहेंगे अगर लड़का है, दम सेल्फ कहेंगे अगर काफ़ी सारे लोग हैं, वो जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो लड़का है तो फिर हिम सेल्फ, वो लड़की है तो हर सेल्फ, बहुत सारे लोग हैं वो तो फिर दम सेल्फ। इसी तरह हम लोग, आर सेल्व्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है कि उसी के बारे में दोबारा बात करने के लिए हम फिर सेल्फ लगा के उसके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के आगे सेल्फ लगा देते हैं, ठीक है, या डिफरेंट हो सकता है उसमें भी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ज़रूरी नहीं है। शी चेक्ड हर सेल्फ आउट ऑफ द होटल 30 मिनट्स बिफोर चेकआउट टाइम, ठीक है। तो देखें कि हर सेल्फ, शी चेक्ड हर सेल्फ, अब हर सेल्फ किसकी तरफ रेफर कर रहा है, शी की तरफ। इसी तरह टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स ये कहा जाए तो टेक केयर जो है वो किसको ऑर्डर दे रहा है, सामने वाले को ऑर्डर दिया जा रहा है, सॉरी यू को, ठीक है। टेक केयर ऑफ यू जिस नाम कहते हैं, तो यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी। आप सिंगुलर एक बंदे के लिए भी यूज़ होता है, ज़्यादा के लिए भी यूज़ होता है, उर्दू में भी, ठीक है। तो देखें कि टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, तो आपकी ही बात हो रही है, आपके लिए ही, कि आपने अपना ख्याल रखें। इसको कैसे तर्जुमा करेंगे, आप अपना ख्याल रखें, ठीक है। यूजिंग माई सेल्फ when you mean me is a common mistake writers and speakers make. Reflexive pronouns are only correct when the subject and object of a sentence are the same. तो ऐसे होता है ना, माई, हम अपने इंट्रोडक्शन में कहते हैं माई सेल्फ, जिस तरह भी अगर हम कहते हैं जी माई सेल्फ ज़ीशान, माई सेल्फ बिलाल, माई सेल्फ अहमद, माई सेल्फ आयशा, तो ये नहीं ठीक होता, ठीक है। माई नेम इज़ या आई एम कहना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तब ही सही होंगे जब सब्जेक्ट भी हो और उसके लिए ऑब्जेक्ट भी उसके साथ हो, और तब हम यूज़ करें या तब आप यूज़ करें सेंटेंस के अंदर, वो दोनों सेम हो, तब वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, और वो जो है वो सही होता है उसका यूजेज, वरना ग्रामर क्या कहलाएगी, इनकरेक्ट कहलाएगी वहाँ पे। इंटेंसिव प्रोनाउंस, अब इंटेंसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को क्या किया जाता है, आपस में कंपेयर किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब देखते हैं क्या डिफरेंस है। इंटेंसिव प्रोनाउंस लुक द सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बट देयर पर्पस इज डिफरेंट। देखिए इंटेंसिव प्रोनाउंस जैसा भी मैंने कहा, दिखने में वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह ही है, लेकिन उनका जो है वो फंक्शन डिफरेंट है, उनका मकसद डिफरेंट है, पर्पस डिफरेंट है। इंटेंसिव प्रोनाउंस ऐड एम्फोसिस, इंटेंसिव इंटेंसिटी, देखें शिद्दत जिसे हम कहते हैं। तो इंटेंसिव प्रोनाउंस में क्या होता है, जोर होता है किसी चीज़ पे, ठीक है, शिद्दत किसी चीज़ को दिलाई जाती है या किसी चीज़ पे जोर दिया जाता है, स्ट्रेस किया जाता है किसी चीज़ को। Conceptualizing the difference between them and reflexive pronouns can be challenging because the emphasis isn't always obvious.
क्योंकि ये ज़ाहिर नहीं होता, एम्फेसिस या जो ज़ोर दिया जाता है ये ज़ाहिर नहीं होता इतनी आसानी से, इस वजह से मुश्किल होती है कभी कभार इनमें डिफ्रेंशिएट करना या देखना कि ये किस तरह डिफरेंट है एक दूसरे से. टेक अ लुक एट दीज एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रोनाउंस एंड एग्जामिन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एग्जांपल्स इन द प्रीवियस सेक्शन. अब देखें इन एग्जांपल्स को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पिछले एग्जांपल्स से डिफरेंट है. फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा भी कि ये क्या कह रहा है और कैसे ये डिफरेंट है वाकई में. I told them I could do it myself. We asked ourselves, is this business really worth saving? If you can remove a pronoun from a sentence and it loses emphasis but its meaning stays the same, it's most likely an intensive pronoun. Compare these two sentences. I built this house, I built this house myself. तो देखें, अगर आप, अब इसने बड़ी अच्छी हिंट दे दी, ऊपर वाली एग्जांपल्स को मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि आई टोल्ड देम आई कुड डू इट माई सेल्फ. अब देखें, आई टोल्ड देम आई कुड डू इट, तब भी ये पूरा सेंटेंस था, लेकिन माई सेल्फ लगाने से उस पर जोर लग गया कि मैं खुद ये कर सकता हूँ. मैंने उनको बताया कि मैं खुद ये काम कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ. तो देखें कि मैं खुद, जब आपने कह दिया मैं ये काम कर सकता हूँ, तब भी तो वो ठीक है सेंटेंस, लेकिन मैं खुद ये काम कर सकता हूँ ये फिर एम्फोसिस हो जाता है. ठीक है, या मैं कहता हूँ मैंने खुद ये काम किया, मैंने खुद जो है, हम अगर कहें ना कि जी मेहमानों ने खुद बर्तन धोए या मेहमानों ने खुद जो है वो सर्व किया एक दूसरे को, एक दूसरे की हेल्प की खाना सर्व करने में, तो ये अजीब सी बात भी होती है कि मेहमानों के लिए मेज़बान का होना ज़रूरी है कि वो उनको ला के देता है जिसके घर वो मेहमान होते हैं, लेकिन या जिसकी तरफ वो मेहमान आए होते हैं. लेकिन देखें कि अगर वो कहते हैं कि हमने खुद जो है वो उधर से खाना डाला और ख़ुद हमने पकाया और ख़ुद खाया किसी जगह भी जाके जहाँ पे वो मेहमान के तौर पे जाते हैं या जाना पसंद करते हैं, तो देखें कि ये फिर यहाँ पे इस तरह की हम बात करते हैं. ठीक है, तो इसी तरह वी आस्क्ड आवरसेल्व्स, इज दिस बिजनेस रियली वर्थ सेविंग. अब हम वैसे आमतौर पे पूछते किसको हैं, किसी और को पूछते हैं. हम पूछना हम जो यूज़ करते हैं वो किसी और के लिए करते हैं कि किसी और से पूछा गया या किसी और से हमने पूछा. लेकिन वी आस्क्ड आवरसेल्व्स, हमने खुद से पूछा. खुद के लिए फिर क्या यूज़ होता है, ये प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, इंटेंसिव हो चाहे वो या रिफ्लेक्सिव हो. तो अगर आप, अब ये हिंट है नीचे जिसकी बात मैं पहले कर रहा था कि अगर आप एक प्रोनाउन को एक सेंटेंस में से हटा देते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसका एम्फेसिस अगर ख़त्म हो रहा है लेकिन उसका मीनिंग रहता है, उसका मीनिंग है. इस तरह देखें, आई टोल्ड देम आई कुड डू इट, तब भी मीनिंग ठीक है, लेकिन माई सेल्फ लगाने से उस पर क्या हो जाता है, ज़ोर हो जाता है कि मैं खुद जो है ये कर सकता हूँ, मैंने उनको बताया, मैंने उनको कहा. ठीक है, तो देखें कि माई सेल्फ को निकाल देने से भी मीनिंग सेम है लेकिन एम्फोसिस ख़त्म हो जाता है. तो फिर क्या है कि उससे हमें पता चलता है कि वो इंटेंसिव प्रोनाउन है. अब इन दो एग्जांपल्स को भी नीचे देख लें. आई बिल्ड दिस हाउस, मैंने जो है वो ये घर तामीर किया. आई बिल्ड दिस हाउस माई सेल्फ, मैंने खुद ये घर तामीर किया. देखिए कितना डिफरेंस है, मैंने ये घर तामीर किया, मैंने खुद ये घर तामीर किया. फिर वो अगर अगला पूछता है ना कि कैसे आपने खुद कैसे कर लिया, तो फिर बताता है. ठीक है, तो देखें कि ये स्ट्रेस करने के लिए, हम एम्फोसिस करने के लिए खुद का इस्तेमाल अक्सर करते हैं उर्दू में या हिंदी में, और इंग्लिश में फिर ये प्रोनाउंस लगाते हैं. ठीक है, सी हाउ द सेकंड वन एम्फसाइजेस दैट द बिल्डर हैड नो आउटसाइड हेल्प. अब आई बिल्ड दिस हाउस माई सेल्फ, इसका क्या मतलब होता है, जिस तरह हम सेल्फ मेड कहते हैं लोगों को, तो माई सेल्फ अगर वो कहता है कि आई मेड माई सेल्फ सक्सेसफुल दिस वे. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा. लेकिन जब कहता है कि आई माई सेल्फ मेड मी सक्सेसफुल, तो तब ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव, कि मैंने खुद अपने आप को कामयाब बनाया या मैंने खुद ये घर तामीर किया. तो इसका क्या मतलब है कि किसी हेल्प के बग़ैर, मैंने अपने भाइयों से हेल्प नहीं ली, मैंने अपने दोस्तों से हेल्प नहीं ली, वालिदैन से हेल्प नहीं ली. तो ये बात हो रही है यहाँ पे कि इससे ये पता चलता है, एम्फोसिस से ये चीज़ पता चलती है कि किसी ने खुद कोई काम किया है, या जो है वो उस पर ज़ोर देने के लिए हम इंटेंसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. इंटेंसिव प्रोनाउंस कैन हेल्प यू एक्सप्रेस प्राइड, शॉक, डिसबिलीफ, क्रेडुलसनेस और incredulousness or any other strong emotion. Here are a few more examples. तो देखें कि ये जो इंटेंसिव प्रोनाउंस हैं इनका इस्तेमाल कब हम करते हैं, जब हम फ़ख्र का इजहार करते हैं, शौक़ का इजहार करते हैं या डिसबिलीफ का इजहार करते हैं. ठीक है, किसी में हमें यकीन नहीं होता, हम हैरानी का इजहार करते हैं. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कब इसका इस्तेमाल करते हैं. अब आपने क्रेडुलसनेस और इनक्रेडुलसनेस का मतलब देखना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इनका क्या मीनिंग है. अच्छा, और अदर स्ट्रॉन्ग इमोशन,
और क्या स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो सकती हैं वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब ये मैं बता दूं कि इसमें डर भी हो सकता है, ठीक है, फियर भी हो सकता है, इसी तरह इसमें जो है वो एक्साइटमेंट भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपने फिर इसमें मज़ीद और ऐड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन हमारा ये मेन टॉपिक चूँकि नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मीनिंग्स में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, वी जस्ट डिस्कस एग्जाम्पल्स एंड वी स्टिक टू द पॉइंट कि हमारा जो है वो मेन पर्पज़ क्या है, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ मैं साथ बताता भी हूँ, चलें प्रोनाउंसिएशन वगैरह जहाँ पे ज़रूरत होगी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मेन हमारा फोकस जो है वो टॉपिक पे ही रहे, वरना हम उस तरफ चले जाते हैं ना। असल में प्रोनाउंसिएशन की भी मैंने बात की तो देखें आपका माइंड थोड़ा सा उधर चला गया होगा, तो इस वजह से मैं उनके बारे में भी कम बात करता हूँ। तभी मैं कहता हूँ कि आपने जस्ट नोटिस करना है कि मैं किस तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी बताऊँगा। और आपने फिर कोशिश करनी है मुझे सजेशंस भी दें, एक चीज़ मैं भूल गया कि सजेशंस भी आपने मुझे देनी है कि आगे मैं किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। अगर मैं सही समझा रहा हूँ तो, या अगर मेरा कंटेंट जो है वो इन वीडियोस में बेहतर है, या आपको समझ अच्छे से आ रही है, या आपको कुछ सीखने को मिला है, तो तब आपने मुझे मज़ीद सजेशंस देनी है कि आप इस पर भी वीडियो बनाएं। वरना ज़ाहिर है अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो फिर सजेशंस अगर मैंने अमल भी कर दिया उन पर तो तब भी आपको समझ हो सकता है कि ना आए। तो आपने ये चीज़ कोशिश करने के जहन में रखें कि आपने ऑनेस्टी के साथ मुझे फीडबैक देनी है। अच्छा, here are a few more examples. They hike the entire Appalachian Trail themselves. अब ये जो अपलेचियन ट्रेल है या इस तरह की जो डिफरेंट ये आइलैंड्स पे होते हैं कि जहाँ पे हम आइलैंड्स के एक हिस्से को ये कहते हैं, ठीक है जी। और ये इसके बारे में मज़ीद आप देख सकते हैं, मैं अगेन इसकी उसमें नहीं जाता डिटेल्स में, वरना वो सारा टाइम जो है वो उधर चला जाएगा और फिर हम प्रोनाउंस को डिस्कस नहीं कर सकेंगे, तो इस पे भी आपने देखना है। अच्छा, डिड यू योरसेल्फ सी लोरेटा स्पिल द कॉफ़ी? तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडिया भी आपको हो गया होगा पढ़ के। लेकिन देखें कि डिड यू योरसेल्फ, अब देखें ना, अगर मैं कहता हूँ जी वो वाली मूवी देखो, किसी को मैं कहता हूँ या वो वाली जगह आपने देखी है, या वो वाली कॉफ़ी आपने पी है, या वो वाला जो है वो आपने क्या कहते हैं मंज़र देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कोई इंसिडेंट, तो आप कहते हैं आपने खुद किया है। डिड यू योर सेल्फ वॉच द मूवी? डिड यू योर सेल्फ वेंट टू दैट प्लेस? तो देखें कि यहाँ से हमें, सॉरी, डिड यू योर सेल्फ गो टू दैट प्लेस? तो देखें कि ये जो है यहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे हम एम्फोसिस करते हैं किसी भी बात पे। अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं? वो प्रोनाउंस जो पोजेशन शो करते हैं। पोजेशन भी देखें, अगेन आपको देखना चाहिए खुद, लेकिन चलें मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि ये इसका हिस्सा है। पोजेशन कहते हैं मिल्कियत को, कि आपकी जो है वो मिल्कियत को शो करने वाले, आपके जो है आप किसी चीज़ को ओन करते हैं, तो आपकी ओनरशिप को शो करने के लिए जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। दे इंक्लूड द फॉलोइंग: माई, योर, आर, देयर, हिज, हर एंड इट्स। ठीक है, मेरा, आपका, हमारा, उनका, उस लड़के का, उस लड़की का, और इसका, इस चीज़ का भी हो सकता है। ठीक है, तो देखें कि ये पोजेसिव प्रोनाउंस है। These can also be called possessive adjectives if they modify a noun in a sentence. ये possessive adjectives भी कहलाते हैं, ये कहलाए जा सकते हैं अगर ये मॉडिफाई किसको कर रहे हैं? नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। टेक अ लुक एट दीज एग्जांपल्स ऑफ possessive adjectives in action. I crashed my bike into a telephone pole. तो देखें my bike यहाँ पे क्या कर रहा है? ये जो है वो रेफ़र कर रहा है, सॉरी, इसके बारे में मज़ीद बता रहा है हमें बाइक के बारे में कि किसका बाइक? मेरा बाइक। तो आई क्रैश्ड माई बाइक, तो यहाँ पे ये जो है वो इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं इस वजह से। सॉरी, मैं ये बताना भूल गया कि ये अक्सर जो हैं जिस तरह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं उनको भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ठीक है, या वो भी उस तरह उनको समझा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाई करते हैं नाउन को। तो ये देखें कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहा जा सकता है पोजेसिव प्रोनाउंस को, इसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली है कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मॉडिफाई किसको करते हैं? नाउन को। तो जो नाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब इन एग्जांपल्स को देखें। आई क्रैश्ड माई बाइक इनटू अ टेलीफोन पोल, तो मेरा बाइक, माई बाइक, मेरा बाइक। अब बाइक के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। माई, योर हाउस, आपका घर, घर
हाउस इज़ ऑलवेज डेकोरेटेड सो नाइसली, किसका, आपका। तो हाउस के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है योर जो वर्ड है इससे, तो इस वजह से ये एडजेक्टिव भी कहला सकता है या प्रोनाउन भी कहला सकता है। This category also includes independent versions of possessive pronouns. These include mine, yours, ours, his, hers, theirs and its. ये independent versions हैं, ठीक है, ये independent version है कि ये किसी पे depend नहीं करती। अब ये कहते हैं ना this pen is mine, this house is mine, तो वहाँ पे फिर उसके बाद कोई noun नहीं है, बल्कि वो independent version है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई noun नहीं नजर आएगा जिसको वो modify कर रहा होगा। When you use an independent possessive pronoun, you drop the noun it's referring to. Here are a few examples. देखिए आप क्या करते हैं फिर जब आप ये वाले इंडिपेंडेंट वर्जन यूज़ करते हैं जैसे प्रोनाउन के, जिस तरह माइन या आर्स या योर्स, तो फिर आप क्या करते हैं, आप फिर उस नाउन को हटा देते हैं, आप उसको मिट आउट कर देते हैं, आप उसको गिरा देते हैं जिसकी तरफ वो रेफ़र कर रहा होता है। कैसे? शी फॉरगॉट हर जैकेट सो आई गेव हर माइन। अब ऐसे नहीं है शी फॉरगॉट हर जैकेट सो आई गेव हर माई जैकेट, बल्कि आप क्या कहते हैं, शी फॉरगॉट हर जैकेट सो आई गेव हर माइन। तो तब आपने फिर माइन लगा दिया, जब माइन लगा दिया तो फिर आप जैकेट नहीं कहेंगे, माई जैकेट या माइन जैकेट नहीं कहेंगे, बल्कि आप माइन कहेंगे सिर्फ। आई हैड नो आइडिया हुज बिड वन द ऑक्शन देन माई कजन्स टोल्ड मी देयर्स डिड। अब देयर्स के आगे क्या होना चाहिए, बिड, कि उनकी जो बोली उन्होंने लगाई है, उन्होंने जो कहा कि हम जी इतने में नीलाम करेंगे, तो अब ये ऑप्शन को भी आपने सर्च आउट करना है, ठीक है। जाके अब मैं देखिए नीलाम मैंने बता दिया, लेकिन इसके बारे में मज़ीद अगर आपने जानना है नीलाम क्या होता है या ऑप्शन क्या होता है या बिड क्या होती है, तो फिर आपने इसको सर्च आउट करना है, ठीक है। लेकिन देखें कि आई हैड नो आइडिया हुज बिड वन द ऑप्शन दैन माई कजन्स टोल्ड मी देयर्स डिड, कि उनकी जो बोली है वो जीत गई और उन्होंने वो जो भी नीलाम होना था वो हासिल कर लिया। तो देखें कि देयर्स यहाँ पे क्या होगा कि ये पोजेसिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, अब इसको क्या पढ़ना है आपने, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन क्वेश्चंस। नाम से ही ज़ाहिर है जी सवालिया, जिस तरह इंटेरोगेटिव भी आप अगर कहते हैं इसको, तो तब भी आपको पता है कि ये सवालिया के लिए यूज़ होता है, ये तो इतना तो आपको पता होगा। तो पढ़ना आपने इसको क्या है, जस्ट इंट्रोगेटिव। Interrogative pronouns are used in questions. The interrogative pronouns are who, what, which, and whose. Here are a few examples of interrogative pronouns at play. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, अब देखें ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे है, फिर ये तो हु जो है वो पीछे भी हमने देखा है रिलेटिव प्रोनाउन में, तो ये आपने इस्तेमाल को देखना है कि इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है, ठीक है, और कैसे हुआ है, तो तब वो फिर पता चलेगा हमें कि कौन सा प्रोनाउन है, ये कौन सी कैटेगरी से वो रिलेटेड है या बिलोंग करता है। तो हु वांट्स अ डॉग ऑफ जेली बीन, सॉरी हु वांट्स अ बैग ऑफ जेली बीन्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं इसको कैसे डॉग पढ़ रहा था, मैं भी सोच रहा हूँ। तो हु वांट्स अ बैग ऑफ जेली बीन्स, ये भी गलतियाँ होती हैं। देखिए यहाँ से भी आपने सीखना है कि एक टीचर जो है उससे भी गलतियाँ हो सकती हैं और होती हैं ये, ठीक है। ये एक्सेप्शन अगेन यहाँ पे है कि ये नहीं होता कि टीचर हमेशा ठीक होता है, बल्कि उससे भी गलतियाँ होती हैं, और आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है, तभी आप सीखते हैं कि हमसे हमेशा गलतियाँ भी होती रहेंगी और हम सीखते रहेंगे। तो अब कभी कभी ऐसे होता है कि इन वीडियोस में जो कंटेंट मैंने लिया होता है जहाँ से, वो उसमें भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं उनको ठीक नहीं करता। ड्यूरिंग द वीडियो मैं बताता हूँ कि जी यहाँ पे ये गलती है, ये वर्ब इस तरह नहीं यूज़ होनी चाहिए, तो उससे क्या होता है कि उससे वहाँ पे ध्यान जाता है, आपको भी पता चलता है कि अच्छा ये इस तरह हमने यूज़ नहीं करना। तो देखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पहले से सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक ठीक बोलूँ भी, सब कुछ ठीक ठीक लिखा भी हो, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन भी साथ ही लिखी हो या कोई बोल रहा हो, तो फिर आपको आइडिया नहीं होता, तब मैं साथ बताता हूँ इसको। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि गलतियाँ जो हैं वो आप अगर करते भी हैं और उससे सीखते हैं तो वो अच्छी बात है। व्हाट इज़ योर नेम, अब व्हाट जो है यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच मूवी डू यू वांट टू वॉच, विच यहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो रिलेटिव प्रोनाउन था, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो विच जो वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी काम कर सकता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी काम कर सकता है। विच मूवी डू यू वांट टू वॉच, हुज जैकेट इज़ दिस, हुज, अब हुज भी जो है वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी एक न्यू कैटेगरी होगी कुछ के लिए, ये न्यू टाइप होगी प्रोनाउंस की आप लोगों के लिए, कुछ के लिए स्पेशली। देर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ईच अदर, वन अनदर। तो दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है जी इंग्लिश लैंग्वेज में, एक है ईच अदर और एक है वन अनदर। These pronouns refer to two or more people who are both the subject of the sentence.
टेक अ लुक एट दिस एग्जाम्पल। अब देखें, दोनों जब सब्जेक्ट होते हैं, दोनों के बारे में बात हो रही होती है, दोनों जो है डोर ऑफ एक्शन हो सकते हैं, तो देखें कि तब हम ये यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जेवियर एंड प्रिया इसके जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप नाउंस। द टू टॉप सेल्स पीपल ऑन आवर टीम आर competing विद ईच अदर फॉर सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर। तो देखें कि ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो क्या कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ईच अदर। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, मतलब दो ये जोड़े में आते हैं और दो ही हैं ये, ईच अदर और वन अनदर। ऑल माई सिबलिंग्स आर ब्लेमिंग वन अनदर फॉर लेटिंग द boa constrictor or lost Thanksgiving. Sorry. All my siblings are blaming one another for letting the boa constrictor out last Thanksgiving. ठीक है, तो देखें कि ये सिबलिंग्स क्या होते हैं, अब ये भी आपने सर्च करना है। ठीक है, बहन भाई जैसे हम कहते हैं, लेकिन आपने सर्च करना है, इसके बारे में पढ़ना है। तो इसी तरह ये बोआ कंस्ट्रक्टर, ये भी आपने इसके बारे में पढ़ना है। थैंक्सगिविंग के बारे में पढ़ें। अच्छा, सेल्स पर्सन के बारे में देखें, गूगल करें इसको, समझें इसको। ठीक है, अब देखें जेवियर एंड प्रिया वाली एग्जांपल में क्या है, दो की बात हो रही है, जेवियर और प्रिया, तो इन दोनों की जगह हमने क्या यूज़ कर दिया, ईच अदर। लेकिन नीचे देखें, ऑल माई सिबलिंग्स आर ब्लेमिंग वन अनदर। तो जब ज़्यादा होंगे, दो से ज़्यादा होंगे लोग, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होंगे, उनके लिए जब आप प्रोनाउंस यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, आप वन अनदर यूज़ करेंगे। ठीक है, जिस तरह बिटवीन और अमंग होता है, बिटवीन हम दो के दरमियान यूज़ करते हैं, ये मैं एक और आपको कॉन्सेप्ट यहाँ भी बता रहा हूँ। बिटवीन हम दो के दरमियान जब बात करते हैं हम यूज़ करते हैं, और अमंग हम ज़्यादा लोगों के दरमियान में बात जब करते हैं, या ज़्यादा लोगों के दरमियान में कोई भी अमल होता है या कोई भी चीज़ होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो हम अमंग वर्ड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल को भी आपने जाके सर्च करना है। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पीपल, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स एज इंडिविजुअल्स विद इन लार्जर ग्रुप्स। They enable you to single out individuals while acknowledging that they are part of a larger group. Distributive pronouns include the following. तो देखें, आप बीच में से निकालते हैं, एक ग्रुप है, उसमें से आप दो तीन के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनमें से किसी की भी बात नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कोई भी नहीं, या कोई एक या कोई भी। तो आप काफ़ी सारे लोगों में से एक की बात करें, दो की बात करें, चार की बात करें, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो जाएगा। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसमें से कोई निकाल दिया आपने। तो ये वो वाले लोग, जानवर, ये चीज़ें हैं जो आप बड़े ग्रुप्स में से उठाते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। तो आप सिंगल आउट करते हैं इंडिविजुअल्स को, ये जानते हुए कि वो एक लार्जर ग्रुप का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, अब इंडिविजुअल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो तीनों चीज़ें हो सकती हैं जिस तरह ऊपर मेंशन्ड है, पीपल भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब ये कौन कौन से हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ईदर, ईच, नीदर, एनी, नन। Here are a few examples of distributive pronouns in sentences. अब examples देखते हैं कुछ। All of my friends entered the costume contest and none of them won. तो देखें कि उनमें से कोई भी नहीं जीता, उनमें से कोई भी नहीं, उसके लिए भी हमने क्या यूज़ किया है, प्रोनाउन, और वो क्या है, नन। अब नन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Cookies and muffins are available for dessert. अब ये क्या है, डिज़र्ट। अब डेजर्ट नहीं है, ये डेजर्ट सहरा होगा, लेकिन ये डिज़र्ट है, जो मीठी डिश होती है या स्वीट डिश जिसे हम कहते हैं। तो कुकीज़ एंड मफिन्स आर अवेलेबल फॉर डिज़र्ट, तो इसको भी आपने सर्च, फिर डिज़र्ट को भी करना है। ठीक है, ये मैंने बता तो दिया, लेकिन फिर भी आपने सर्च करना है इसको। नीदर इज़ अपीलिंग टू मी, कि इनमें से कोई भी जो है वो मुझे पसंद नहीं आया या नहीं आ रहा। तो देखें कि ये जो है दोनों कुकीज़ भी और मफ़िन्स भी ये अवेलेबल हैं, ये हाज़िर हैं, ये मौजूद हैं डिज़र्ट के लिए, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रहा, या मुझे कोई भी इसमें से जो है वो दिल नहीं कर रहा है कि मैं खाऊं, किसी का मुझे मन नहीं हो रहा। तो नीदर यूज़ हुआ। नीदर भी दो के लिए यूज़ होता है, इधर भी दो में से एक के लिए बात करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, प्रोनाउंस एंड जेंडर आइडेंटिटी। अब देखें, you might have noticed pronouns listed in some of your colleagues and friends email signatures और social media profiles. आपने देखा होगा कि pronouns जो आपके colleagues या आपके दोस्तों के email signatures में लिखे होते हैं या social media profiles में लिखे होते हैं, you might have even been prompted to list your pronouns in your own. आपने भी कोशिश की होगी कि आप अपने तरीके से जो है वो pronouns को वहाँ पे
मेंशन करें. While traditionally the person pronouns he, him, his and she, her, hers were used for individuals based strictly on their sex, pronoun usage is broader and more descriptive today. लेकिन अभी क्या है कि अभी आप उस तरह यूज़ नहीं करते, अभी आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, अभी आप डायरेक्टली जो है वो इस तरह यूज़ नहीं करते पर्सनल प्रोनाउंस को. वैसे जो है वो ट्रेडिशनली इसी तरह यूज़ होते थे इंडिविजुअल्स के लिए अपने जेंडर की बेस पे. ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा वो ब्रॉडर हो गया और अभी हम उसको देखे बगैर जनरली भी यूज़ करते हैं प्रोनाउंस को. मैनी पीपल यूज़ जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस. अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि देखें पहले ही, हिम या शी होता था, तो अभी हम दे का इस्तेमाल करते हैं. मैंने पीछे बात भी की कि दे सिंगुलर भी होता है, तो दे का हम इस्तेमाल इस वजह से करते हैं कि वो जेंडर लेस हो जाता है. फिर मतलब कि हम कोशिश करते हैं कि हम किसी एक जेंडर की तरफ जो है वो इंक्लाइन ना करें, एक की तरफ झुकें ना, एक की तरफ हम इंक्लिनेशन हमारी ना हो. ठीक है, झुकाव हमारा ना हो या टेंडेंसी हमारी उस तरफ ना हो. तो ये चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है. अब दे दम देयर्स का इस्तेमाल होता है जी, या जाई हर हर्स, बिकॉज दे फील दीज प्रोनाउंस एक्सप्रेस देयर जेंडर आइडेंटिटी मोर एक्यूरेटली देन शी और ही. देखें कि ये जो है इधर से हमें पता चलता है क्यों वो इस्तेमाल करते हैं लोग, क्योंकि वो समझते हैं कि ये वाले जो प्रोनाउंस हैं जिनका ऊपर अभी जिक्र है, दे दम देयर्स और जाई हर हर्स, ये ज़्यादा अच्छे से उनकी आइडेंटिटी या जेंडर आइडेंटिटी को बयान करें, एक्सप्रेस करें. द मोस्ट कॉमन जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन इज़ द सिंगुलर दे. ये वो बात है जी जो मैंने शुरू में की थी कि दे सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ होता है. अब ये न्यू हो गया आप में से अक्सर के लिए कि दे जो है वो प्रोनाउन सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है. वाई? बिकॉज देखें हम अक्सर देखते हैं कि हम जब भी किसी चीज़ का जेंडर हमें नहीं पता होता या हम जनरली बात करते हैं तो हम लड़के का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ही हम कहते हैं. ठीक है, ही डज़ नॉट नो. या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल भी है और हमें जेंडर नहीं पता तो हम ही लगा देते हैं. चीज़ भी है तो हम उसके साथ चलें, उसके साथ तो इट लगेगा, लेकिन एनिमल के साथ ये जानदार जो है उसके साथ हम ही लगा देते हैं शी के बजाय. ठीक है, तो क्यों? फिर अब देखें जो फीमेल्स हैं वो कहते हैं जी हमारा क्यों नहीं हो सकता, ये शी क्यों नहीं हो सकता. दैट इज़ वाई टू जो है वो कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम दिस, जो है ये होती है ना कॉन्फ्लिक्ट, इससे बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, दे का इस्तेमाल करते हैं. दे क्या है, फिर ये जेंडर न्यूट्रल है, तो ये सिंगुलर दे हम जो है वो यूज़ करते हैं प्रोनाउन. टुडे इट्स नॉट अनकॉमन टू सी द सिंगुलर दे एज द डिफ़ॉल्ट न्यूट्रल प्रोनाउन. तो ये जो है वो आम न्यूट्रल प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होता है. इट्स व्हाट वी यूज़ ऑन द ग्रामरली ब्लॉग एंड फॉर राइटर्स अक्रॉस द इंटरनेट. तो ये वहाँ से जो कि मैंने ज़्यादातर कंटेंट लिया है, तो वो ग्रामरली वाले जो है वो क्या कह रहे हैं कि ग्रामरली ब्लॉग पे भी हम जो है वो इसी को इस्तेमाल करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट बोथ जेंडर्स, ये जनरली हम इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं तो हम दे का इस्तेमाल करते हैं. इट्स अ कंसाइज कैच ऑल प्रोनाउन दैट कैन फिट जस्ट अबाउट एनी सेंटेंस. तो देखिए ये वही बात है कि दे में सारी चीज़ें आ जाती हैं. दे चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है, दे मेल्स के लिए भी यूज़ होता है, दे फीमेल्स के लिए भी यूज़ होता है, दे एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है. तो इस वजह से इसमें दे आइडियाज़ के लिए भी यूज़ होता है, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर, तो इस वजह से ये कहीं पे भी फिट हो जाता है. However, language is constantly evolving and new types of singular third-person pronouns have emerged that refer to people entirely without reference to gender, such as noun self pronouns. तो देखें कि अब ऐसा है कि लैंग्वेज चूँकि उसमें बेहतरी आ रही है, डेवलप हो रही है, एवॉल्व हो रही है, तो उसमें क्या है कि उसमें न्यू थर्ड पर्सन प्रोनाउंस भी आ रहे हैं. ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउंस भी आ रहे हैं, और वो ऐसा है कि वो इस तरह से प्रोनाउंस लाए जा रहे हैं लैंग्वेज के अंदर जो बिल्कुल न्यूट्रल हों. ठीक है, जेंडर के मामले में, और वो एक जेंडर की तरफ इंक्लाइन ना करें. जिस तरह नाउन सेल्फ प्रोनाउंस है कि नाउन होता है और उसके साथ हम फिर सेल्फ लगाते हैं और फिर वो प्रोनाउन बन जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मुझे जो है वो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, इसके लिए जो है वो सॉरी. आपने सुना, इसके लिए थैंक यू कि आपने इतने सब्र के साथ सुना और इतना बर्दाश्त किया. ठीक है, इस डिफरेंट टाइप्स को, इन डिफरेंट एग्जांपल्स को. तो आपने अभी ये करना है जी कि आपने ऑनेस्टली फ़ीडबैक देनी है. थोड़ा सा प्लीज़ टाइम निकालें, आपने इसको जो है वो मुझे बताना है. स्पेशली लाइक करते हैं तो करें, सब्सक्राइब करते हैं तो करें, नहीं करते तो ना करें, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आई तो ना करें बेशक. ठीक है,
लेकिन आपने जो चीज़ पक्की करनी है वो ये है कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशंस भी देनी है और फीडबैक भी देनी है, ऑनेस्ट फीडबैक, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक, और आई रियली एक्सपेक्ट। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक दें और इसके साथ साथ सजेशंस दें। अगर आपको पसंद आई है, कि अगर नहीं भी आई तो तब भी सजेशंस दें कि क्या क्या बेहतर हो सकता है। और मज़ीद अगर आप चाहते हैं, आपको अच्छी लगी है ये वीडियो और बाकी वीडियोस मेरी, तो तब आप जो है वो सजेशंस दें कि मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। लेकिन इसके अलावा भी आप सजेशंस दे सकते हैं कि क्या अच्छा होना चाहिए, किस तरह मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है इन वीडियोस को। सो आपका टाइम मज़ीद नहीं लेता। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी विद पेशेंस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।